आपने याद फरमाया, वादे हाजिर है। आप आगे के आइए, हम आज कुछ बेचैन हैं। शादी और शादमानी के बाद इस रूखे पुरनूर पर यह अव्वल ऐसा? यही तो तंजिया खुशियों का, जो कहेगा दिल के शगुफ्ते से उठता है, उसकी गूंज सोजो याद के रनाइयों में खो जाता है। आप बहुत परेशान हैं मेरे मालिक। हिंदुस्तान की किस्मत का सफीना आज तला तुम नहीं, और हम उसके शहंशाह नहीं। उसके पानी, उसके निगहबान कुछ भी तो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? देखिए, जनाब गवर्नर जनरल साहब का पैगाम है। लिखा है, कुछ सरकश नवाब, राजे महाराजे और बाकी सरदार मासूम रियायत को बहकाकर मुल्क में बदमनी फैलाना चाहते हैं। बगावत का झंडा बुलंद कर अमन और मां का गला घोटना चाहते हैं। ऐसे में हमसे तवक्को की गई है कि रियायत को हम इन लोगों की साजिशों से आगाह करें और रियायत की बहबूबी से उनके तरफ अपने फर्ज पर लगा है। और ये दूसरा पैगाम बिठूर के नाना दूधूपंत पेशवा की तरफ से। नाना साहब पेशवा? हाँ, नाना दूधूपंत पेशवा, जो अपने खून के बूंदों को जलाकर शम्मे आजादी को रोशन रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है नाना साहब? लिखा है, पदकार फिरंगे ने हिंदुस्तान के जाहो जलाल को पैरों तले रौंदा है। बाबर और अकबर की शजाअत को चुनौती दी है। लाल किले के अजमत को ललकारा है। तख्ते मुगलिया मुल्क के लिए तख्ते आबरू है। हर हिंदुस्तानी उसके खातिर पुरजा पुरजा हो जाए। वो हमसे मिलने आए ताकि दिल्ली से फिरंगियों के नापाक साए को मिटाने के लिए कोई रास्ता हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हुक्म तख्त पर यहाँ आप बैठे हैं और हुक्म फिरंगियों का चलता है। कदम कदम पर हमें उनका मुंह जोना पड़ता है। शहजादा जवाब वक्त, मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सब इस बात से बेहद बेचैन। कले कले के कोने कोने में बस इसी बात का जिक्र है कि कहीं अंग्रेजों का यह खौफनाक अजगर हमें धीरे धीरे निगल तो नहीं है। वो तो निगल चुका है। अब हम क्या बादशाह हैं? तख्त तो ताज के लिए हमारे अपने खानदान की आपसी हसद और ताकत के हफस में मराठों, राजपूतों और नवाब जागीरदारों उनके जिद्दोजहद मुल्क के निजाम को खोखला कर दिया। फिर ये एक है और वो अपने खुदगर्जी के लिए ना लड़कर अपने कौम के खुददारी के लिए लड़ते हैं। बढ़ते सैलाब के इन पुरजोश लहरों से हम तिनका तिनका होकर लड़ेंगे तो नेस्तनाबूद हो। जिन तिनकों की जड़ें जमीन की गहराइयों तक समाई होती है, वो सैलाब की रवानी को सोख लेते हैं। आलीजा, अब्बा हुजूर, चाहे तिनके अलग अलग हो, लेकिन उनको संभालने वाली जमीन तो एक है। हाँ मेरे सरताज, चाहे खानदान मुगलिया के जोशीले शहजादे हो या पंजाब के बाकी सरदार, मराठों के सरफराज सरदार हो या मेरठ के उमंग भरे सिपाही, आज हर एक का मुद्दा आजादी है। उन फिरंगियों के जालिम पंजों से अपने वतन की आजादी। अगर आपसी दुश्मनी हमें लड़ा सकती है तो वतन का प्यार हमें मिला भी सकता है। आप इस कदर निराशा ना। अब्बा हुजूर, आप हिंदुस्तान के जाहो जलाल के चमकते सितारे हैं। कल जब नाना साहेब पेशवा आपसे मिलने आए तो हिंदुस्तान का आफताब किस्मत धूल और आंधियों से न ढका हो। अगर मल्ला के हाथ मजबूत हो तो मौजे दरिया कश्ती का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी वाली सल्तनत। मेरे मालिक, आज हिंदुस्तान की तकदीर लेके जाने को है। कहीं ऐसा न हो कि आंसुओं के ये धब्बे इसकी सुर्ख रूही को तबाह कर दें। नहीं मलिका मुअज्जम, ऐसा नहीं। बाबर, हुमायूं और अकबर के लगाए इस चमन को हम उजड़ने नहीं देते, चाहे उसके लिए हमने खून से सींचना।
के साथ आते हैं। बाबर अकबर की तरह हिंदुस्तान की किस्मत लिखने ये तवारीख आज हमारे हाथ में कलम पकड़वा रही है। आलम पना, हमारे बुजुर्ग परदेसी की तरह इस सरजब जमीन पर आए, लेकिन माँ की गोद की तरह इसमें बस गए। हम अपने माँ की इस्मत कैसे किसी गैर के हाथ बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, चाहे उसके लिए हमें अपने जान का सौदा करना। वक्त का कातिल इस बात पर गवाह रहेगा, मादरे वतन के वास्ते उसके पुत्रों चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने ही परदेशियों से लोहा नहीं लिया, बल्कि वक्त के उन बदलते तेवरों के बावजूद भी शहंशाह बहादुर शाह जफर ने उसे बरकरार रखा। ऐसा ही होगा हमारे बेटों, ऐसा ही। बिठूर के नाना धंधोपन श्रीमान के दर्शन का कृतार्थ हुए। आइए आइए पेशवा साहब आइए। आपके कदम मुबारक ने इस लाल किले को जो रौनक बख्शी, हम उसके लिए तहे दिल से ममनून हैं। ये मेरा सौभाग्य है अलीजा, हम इन दिनों तीर्थों की यात्रा पर हैं और आपसे मिलने की लालसा की। हमारे फर्जंद भी आपकी यात्रा के बारे में अक्सर हमें बताया करते हैं। अलीजा, आज हिंदुस्तान का घर घर तीर्थ बन गया है। नीच अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता पे हाथ मारा है। वे समझते हैं बूढ़ों, शकों और तातारों की तरह वे हमारे देश के गौरव को भस्मसात कर देंगे और हम चिता के मुर्दों की तरह देखते भर रह जाएंगे। किंतु वह भूल गए हैं, आज का भारत का घर घर मंदिर बन गया है और प्रत्येक व्यक्ति महाकाल। ठीक है, हमारे पूर्वज कभी लड़े थे, एक दूसरे के रक्त से उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की प्यास बुझाई थी, किंतु अब वह समय बीत चुका है। ठीक कहा नाना साहिब, वो समय बीत चुका है। अब सब समझ चुके हैं, मुगल, मराठे, हिंदू, मुसलमान अब सब समझ चुके हैं। इन सब पेशतर से हमारा एक और धर्म है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का वकार हमारा वकार है, इसके लिए हम जान दे देंगे। हम इस जज्बे की कदर करते हैं नाना साहब, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान की आवाज है? आलम, मैंने आपसे निवेदन किया, आज हिंदू, मुसलमान, राजा, नवाब, ब्राह्मण, बनिए सभी फिरंगी से असंतुष्ट हैं। किसी को अपना धन खतरे में नजर आता है तो किसी को अपने उद्योग धंधे। ढाके के कारीगरों की दशा आपको मालूम है और हम जो राजाओं जागीरदारों पे गुजर रही है वह भी बात आपसे छुपी नहीं है। ईसाई पादरी गांव-गांव में घूम रहे हैं और जनता की गरीबी और अज्ञान का लाभ उठाकर उनका ईमान हर रहे हैं। आज हिंदुओं के पुराण और मुसलमानों के कुरान दोनों ही मल्लिका शाही सिक्के के कदमों में लौट रहे हैं। अब्बा हुजूर, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद वगैरह की छावनियों से अक्सर हमें ये खबरें मिलती हैं कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी भरकर अंग्रेज हिंदुस्तानियों के ईमान को कुचल रहे हैं। छावनियों में इसके खिलाफ गुस्सा और बेचैनी है जो कभी भी आतिशफिशा के लावे की तरह फट सकता है। यह बिल्कुल ठीक है आलमपना, बगावती ताकतों का जाल कसता ही जा रहा है। हिंदुस्तान में किसी भी कोने से कोई भी खबर सिर्फ 3 दिन में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई जा सकती है। आलमपना, आज भारत की बिखरी हुई शक्ति को एक केंद्रीय झंडे की आवश्यकता है, एक सक्षम सेनापति की आवश्यकता है, एक ऐसी आवाज की आवश्यकता है जिसकी एक दहाड़ पर फिर हिंदुस्तानी तोपे फिरंगी शाही की धज्जियां भी कर दे। आलमपना, मादरे वतन आज बड़ी हसरत से आपको निहार रही है। महाबली अकबर की संतान आजादी की कमान को संभाले, आज यही हिंदुस्तान चाहता है।
ताज उस सल्तनत से हमका दिल खो गया है, अब हमारी ज़ईफ़ है। हम चाहते हैं कि हंगामाए जहां से किनारा कर लें और कायनात के किसी गुमनाम गोशे में बैठकर परवरदिगार की इबादत करें। अपनी रियाया की हिफाजत को बहबूदी बादशाह के लिए सबसे बड़ी इबादत है जीने इलाही। मान जाइए अब्बा हुजूर, नाना साहेब पेशवा की आवाज में हिंदुस्तान बोल रहा है। आजादी की देवी को हिरास मत कीजिए अब्बा हुजूर। हमें मंजूर है, आप सबकी मर्जी को हम सराहों पर रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अखलाक की रवायत की कोई टूटनी नहीं चाहिए। हमारी अंग्रेजी निजाम से दुश्मनी है, अंग्रेज इंसान से नहीं। अंग्रेज की औरत इंसान की मार बेटी और अंग्रेज का बच्चा इंसान का मुस्तकबिल। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है। अब देश की स्वतंत्रता को कोई नहीं रोक सकता। आलिजा, आप निश्चिंत रहें, मैं भारतवासी अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे भारत के इतिहास पर कलंक लगे। आप आज्ञा दीजिए, हम स्वतंत्रता के दीवानों को बता सके कि देवताओं को कार्तिकेय मिले हैं, विजय हमारी ही होगी। इंशाअल्लाह जीत हमेशा नेक और सच्चाई की होती है, और हिंदुस्तान के अखलाक पे हमें कतई शक नहीं। जाइए, आजादी की लड़ाई का दाम होना होनी। बादशाह सलामत की खिदमत में हम गवर्नर जनरल का आदाब पेश करता है। आइए रेजिडेंट साहब, तशरीफ रखिए। कहिए, खैरियत तो है? अल्लाह का फजल, कंपनी सरकार का करम और आप सबकी दुआ से हर जगह नौचैन है। हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत है रेजिडेंट साहिब, कंपनी का नहीं। सल्तनत मुगलिया के करम से आप सब अमनो चैन से हैं। निजामी मामलात में दखल देना बच्चों की बात नहीं है। कहिए, गवर्नर साहब खैरियत तो है? आपकी इनायत है बादशाह सलामत, लेकिन वो सिर्फ हिंदुस्तान की बहुबदी की फिक्र में कुछ परेशान हैं। हम कुछ समझे नहीं। हमारे अमन के मंसूबों से कुछ लोगों की खुदगर्जी को धक्का लगता है। कुछ छोटे छोटे राजा जागीरदार बदअमन लोगों का साथ देता है और रियाया के चैन में खलाल डालता है। रियाया का चैन बादशाह सलामत की जिम्मेदारी है रेजिडेंट साहिब, गवर्नर की नहीं। गवर्नर जनरल और कंपनी सरकार चाहता है कि आप रियाया के नाम एक पैगाम साया करें कि आवाम सरकरश लोगों की बात ना सुने, ऐसे लोगों को मदद ना दे जो अमन में खलल डालकर अपनी खुदगर्जी पूरी करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे लोग डाकू है, लुटेरे है, गद्दार है, रियाया के दुश्मन और पूरे मुल्क के दुश्मन है। रेजिडेंट साहिब, सल्तनत मुगलिया दूसरों के फरमाने पर नहीं चलती। यह काम बादशाह सलामत आला हुजूर सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर का है। वो देखें कौन सा मुल्क का दोस्त है, कौन दुश्मन। और अपने गवर्नर जनरल साहिब से कहिएगा, निजाम मुगलिया अपनी अंदरूनी मामलात में किसी की दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हुजूर, ये गुफ्तगू और रवैया शहजादों के मुंह पर दबा नहीं देता। शहजादों को क्या जिम्मा है, ये क्या नहीं, मुगलिया खानदान बखूबी जानता है। आप अपने काम से काम रखें। ये हम क्या देखें? हिंदुस्तान के बादशाह के सामने आज से पहले तो किसी ने जवाब दराजी नहीं की। गवर्नर जनरल साहब को पता चला है कि बाजीराव पेशवा का लड़का दुंदुपन दिल्ली आया हुआ है। वो सल्तनत और पूरे कौम का दुश्मन है। आपका फर्ज है कि उस पर कड़ी नजर रखे और ऐसा कोई काम ना होने दे जिससे आवाम गुमराह हो। रेजिडेंट साहिब, हम अपने दोस्त और दुश्मनों को बखूबी जानते हैं
और किसी से अपने फर्ज सुनने की तवक्को वो भी नहीं रखते। गुस्ताखी माफ हो बात सलामत। अगर किले से बाहर इस तरह से कोई अपना जुबान खोलता तो कंपनी सरकार का गद्दार समझा जाता। तुम्हारी इतनी मजाल कि खुद शाही खून को गद्दार कहो। जबान संभाल कर बात करो वरना खाल में घुस भरवा दिया जाएगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? शहजादा साहब, आप अपनी हुकूक की हद पार कर रहे हैं। बाहर निकल जाओ वरना कुत्तों की मौत मारे जाओगे। रेजिडेंट फ्रेजर बेवकूफ नहीं है, किले की साजिश भी इससे छिपा नहीं है। दिल्ली में बरतानवी फौज तैनात है। आपकी जरा सी बेवकूफी आपका तख्ता पलट सकता है। तेरी इतनी मजाल, एहसान फरामोश फिरंगी दरिंदे, ले अब कुत्तों की मौत मार। अब से पहले आंधी घूमेगी, बिजली टूटेगी, कहर बरपा होगा। आप बेफिक्र रहें बाहुजूर, हमारे सीने इतने वसी हैं कि उसमें कहर समा जाएंगे। बिजलियां फूल झड़ी की तरह चमक कर बुझ जाएंगी और आंधियां धूल के गुब्बार की तरह आपके चरणों में बैठ जाएंगी। ये हम क्या सुन रहे सरताज? मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर के सीने में गोली दाग दी गई। उनके सर कलम कर दिल्ली इलाही को बतौर नजराना भेजे गए और दिल्ली अब तक बरकरार है। क्यों नहीं कुतुब मीनार, अजगैर कहर बन इन इंसान दुश्मन अंग्रेजों पर टूट पड़ा? क्यों नहीं लाल कल्ले की एक एक ईंट बारूद का गोला बन इन दरिंदों पर भभक पड़ी? अब खामोश क्यों है? अजबे अजबरी क्या भूख बनी क्यों खड़ी है? क्या खूने मुगलिया के वलवले ठंडे पड़ गए? क्या शमशीरे बाबर जंग खा गई है? क्या जलाले जहांगीर मंद पड़ गया? अब बोलते क्यों नहीं सरताज? अब बोलते क्यों नहीं? इतना ही नहीं, अंग्रेजी सतवत ने कुछ और हदें पार की। हम पर मुकदमा चलाया गया, हम मुजरिम करार दिए गए। जिले इलाही पर निजामे गद्दार की तोहमत लगाई गई और अदालत फिरंगी ने हमें दरबदर करने का हुक्म भी शाया किया है। और आपने ये सब सब्र से सुन लिया और आप ये सब सुकून से सुना भी रहे हो। जिस तवारीख को आपके बुजुर्गों ने खून से सींचा था उन्हें आप अजको भी खत्म करोगे। जिस खानदान का आगाज इतना पुरनूर था उसका अंजाम इतना सियाह होगा। अभी कुछ लम्हों बाद अंग्रेज सिपाही संगीनी ताने कल्ले में हाजिर हो गए और आपकी बहन और बेटियों को बहमूद करेंगे। आपके हाथों में हथकड़ियां पहनाएंगे। नहीं नहीं, ये हम नहीं देख सकते। हमारे अंदर भी हिंदुस्तानी खून है और वो खून है जो रानी दुर्गावती और रजिया सुल्तान में था। वक्त से पहले ही अगर बादशाह के सरदारों के हाथ लगी पड़ चुके तो जलीफ हो गया है तो मुगल शहजादियां तलवार उठाएगी और अपनी आंख और आबरू को खुद बचाएगी। बेगम, तुम हमारी तौहीन कर रही हो। क्या भूल गई जिन शहजादों ने गोली से सीना छिदवाया, सर कलम करवाए, उनमें भी मुगलिया खून बहता था। हम उनके ही हमदर्द। लोहा झेल लेंगे पर दुश्मन के हाथ अपना जमीर नहीं बेचेंगे। तुम जनान खाने में जाओ, न मालूम लम्हात में क्या हो जाए। नहीं, अब हमारी जगह जनान खाने में नहीं रही। एक जलजला सा रहा है जिसने मुल्क के माजी को उखाड़ फेंका है। उसके मुस्तकबिल की जड़ें खोलती है और तबाही और बर्बादी का अलावा आदि इसकी सा खौफनाक सा फटता है। ऐसे में हम सब की एक ही जगह है, सिर्फ वो जगह जहाँ रहकर हम अपनी आजादी, तवज्जुह और रवायत बचा सके। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है बेगम? उस कुव्वत पर एहतिकात नहीं है जो सदा जुल्म और सितम का मुंह तोड़ती आई है। जाओ, खुदा पर यकीन रखो और भीतर जाओ। खानदान मुगलिया उस पुराने बरगद की तरह है जो ना मालूम कितने सरकश तूफान अपने सर पर झेल चुका है।
के मिजाज कैसे हैं? आपका करम है, निजाम इंतजाम तो खूब चल रहा है। आपकी इनायत से। जिले इलाका खिदमत में मेजर हटसन आदाब बदल आता है। तशरीफ रखिए मेजर साहब। गवर्नर जनरल साहब ने हुजूर का खिदमत में ये पैगाम भेजा है। हुजूर, हम सख्त नादीम हैं, पर इंसाफ के आगे किसी का बस नहीं चलता। गवर्नर साहब ने आपके लिए कोशिश की बहुत, पर अदालत ने आपको मुजरिम ठहराया। आप पर हुकूमत हाल के खिलाफ साजिश करने और बागियों के पनाह देने का इल्जाम लगाया गया है। अंग्रेजी इंसाफ इसको निजाम इंतजाम के खिलाफ गद्दारी करार देता है। मेजर हटसन, जबान संभाल कर बात करो। सरकशी का सिला यहाँ सरकर्मी से दिया जाता है। किसकी मजाल है जो इन हाथों में देंगे आपके रहते शहंशाह आला पर नजर भी उठा सके? अब खुलता है शहजादा साहिब, हिंदुस्तान के हुकूमत अब कंपनी सरकार के हाथों में, और उसका ही हुक्म शाही है। ओ, तुम्हारी इतनी जरूरत कि खुद जिले इलाही के सामने जुबान खोल सको? अब एक भी लफ्ज बोले तो जुबान बुद्धि से खिंचवा ली जाएगी। शहजादा ज़बाबक, हम अपने फर्ज सर अंजाम देने से हर तरह से तैयार हैं। कोई है? पहरेदारों से कहो इस गुस्ताख अंग्रेज को धक्के मारकर बाहर ले जाए और भूखे भेड़ियों के आगे डाल दे। आपका किला हमारे पहरे में, हर नाके पर अंग्रेज सिपाही संगीने लिए तैयार खड़े हैं। किले के बाहर तोपों का घेरा है। आपका हुकूमत अली एक लम्हे में लाल किले को चूने मिट्टी का एक नकारा ढेर बना सकता है। ओह, तुम्हारी इतनी मजाल! शहजादे, ये क्या कर रहे हैं? रोको इस तलवार। अब्बा हुजूर, वालिय सल्तनत, इस गुस्ताख की जरूरत का हम इसे मजा चखा देंगे। हमारे टुकड़ों पर पलकर अब ये हमें ही आंखें दिखाता है। क्या औकात है इसकी, कंपनी की और इसके गवर्नर जनरल की? भिखारी बनकर जमीन का एक टुकड़ा हमसे मांगा और अब हम पे ही हावी होने चला है। आप हमें मत रोकिए शहंशाह आला, और इस दोस्त की कीड़े को सुपुर्दे जहन्नम करने दीजिए। नहीं बेटे, ये वक्त शाम का है। मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा है और हर दिन अंधेरा घुमरता आ रहा है। ये कुदरत का तरीका है बेटे कि हर दिन का अंजाम एक रात होती है। हर रात के आगाज पर गुरूर से चमकता पुरनूर आफ्ताब सियाही के बेइंतहा समुंदर में खो जाता है। बेटे, तलवार छुपा दो। वक्त के आगे सरफराजी की कोई हासिल नहीं। ये वक्त का फैसला है कि हम जिला वतन दर बदर के ठोकरे खाएं। हसरतों के उजड़े सेहा में हमारा गुमनाम उजास। वक्त के हुक्म तालू करो बेटे। किला आपका है मेजर साहिब। किसी पैगंबर सवा को भेज के शहजादों और बेगमात को बुला दीजिए। हमें अफसोस से बात का सलामत, लेकिन हम फर्ज के आगे मजबूर हैं। हिरासत न हो जिल्लेगाही, ये तो हमारे वास्ते फख्र का दिन है कि हमने दुश्मनों के हाथों शान मुगलिया नहीं बेची। जब तक बादशाहत रही बादशाहत थी, अब बादशाहत चली गई तो इसके टूटे फूटे खंडरों को सादा इंसान की तरह छोड़ रहे। आप ठीक कहती है बेगम। इलाही ने जो जलाल हमें बख्शा था वो वापस ले लिया। अब मलूल क्यों? बढ़िए मेजर साहब, हथकड़ियां डालिए। आपके रुपये का ख्याल रखते हुए आपको खाली हाथ ही ले जाया जाएगा।
रुतवा खाली हाथ ही ले चले। बादशाह सरवर, बेगम सीरत, कैसी तबीयत है? आओ आओ। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का। सीरत, कितना सुकून है इस जिंदगी में। लगता है जैसे राह चलते चलते रास्ता भटक बहुत ढूंढा पर मंजिल ना मिली और आके थक कर राह के कंकरों पर ही सो गए। खूब सुने, खूब दिया और जब ख्वाब देखा तो पाया कि मंजिल ही बस ख्वाब थी। शहंशाह के आला, नहीं नहीं बेटी, सरदार कहो। शाही जमजमा अब हम दूर झटक आए हैं। जहां की मिल्कियत जहां के मालिक ने दी, अब हम सिर्फ तुम्हारे मालिक हैं और मालिक है अपने मन। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? मेरे आप लगता है इस कफस में ही हमने असली आजादी पाई। दिल्ली जैसे ऊंचे गुंबद वाला एक मकबरा सा बन के रह गई, जिसमें हमारे गुज़श्ता बादशाह मुर्दे के रूप की तरह घुटती रहती है। बादशाह हम रह नहीं पाए, एक सादा इंसान हमें रहने नहीं दिया। हमारा वजूद एक धुएं के लकीर की तरह महज किस्मत के झोंकों पर दिखता रहता है। लेकिन यहाँ हम अपने खुद ही को पहचान पा रहे। क्या हुआ जो तकदीर का घूमता चक्कर इस कैद खाने में आके रुका? क्या हुआ जो हम कैदी? मेरे मन, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन आपका ये लागर जिस्म दर्द के थपेड़ों को कब तक सहेगा? आपके लबों की ये मुस्कुराहट आपके उस दिल के टीस को कब तक छुपाएगी, जो बर्फ की चादर की तरह एहसास से जिंदगी को धीरे धीरे ठंडा कर देगा? तुम हमें बस समझती हो बेगम, माना कि हम खामोश गुमगश्ता है, लेकिन पानी का वो फेन जो दरिया की छाती पे सोई बहती सी बहती चली जाती है, उसमें भी तो रफ्तार जिंदगी है। चलो इबादत का वक्त हो गया है। नहीं नहीं मेरे वालिद, तबीब आपको हिलने डुलने को बिल्कुल मना कर रहे थे, लेकिन सुबह से आपने बिल्कुल आराम नहीं किया। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर नमाज पढ़ लीजिएगा। तुम हमें एहसास से कमतरी भरती हो उस तरह। तुम्हें तो हमारी हिम्मत बनानी चाहिए। थका राही हमराही के हौसले से ही तो हिम्मत बनता है। उल्टा एम अगर दुश्मनों की तबीयत को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा हमारी तबीयत, हम बिल्कुल ठीक है। चुप करेंगे, कुछ देर खिड़की में बैठेंगे और रात के उभरते सायों को देखेंगे, फिर नींद हमें अपने मदहोश कम दामन में समेट लेगा। तुम कतई मतमईन रहो और जानबाज जैसे आपकी